हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में दो क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, आज उसी को डिस्कस करेंगे और आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 12 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 11 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 11 देख लें। इसमें जो है फर्स्ट एग्जाम्पल है कि हीलियम प्लस में 2 से 1 ट्रांजिशन होता है हायर से लोअर ऑर्बिट। तो इस केस में फोटोन इमिट होगा, तो जो फोटोन इमिट होगा उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट का हीलियम प्लस आयन के लिए? तो N1 आपका लोअर ऑर्बिट होता है 1 और N2 होगा 2 और Z इक्वल टू 2 होगा हीलियम प्लस के लिए। तो एनर्जी डिफरेंस होगा सेकेंड और 1 के बीच में 13.6 इंटू 1/N1 माइनस 1/N2 स्क्वायर। N1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। तो Z का वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर। तो ये जो है 13.6 इंटू 1 माइनस 1/4 3/4 इंटू 4। तो ये जो है 13.6 इंटू 3 होगा, इसका वैल्यू आएगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड से 1 में जब जाएगा तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन इमिट करेगा। तो फोटोन का एनर्जी पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 40.8 और एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये जो है 40.8 के इक्वल होना चाहिए। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन आ जाएगा नैनोमीटर में 1240 डिवाइडेड बाय 40.8, इतना नैनोमीटर होगा वेवलेंथ ऑफ फोटोन। इसका वैल्यू आएगा 30.39 नैनोमीटर। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होगा C/λ या फिर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होगा E/h, लेकिन एनर्जी जो है ये जूल में होना चाहिए। तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 40.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना जूल होता है ई जूल। तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 40.8 इंटू ई जूल डिवाइडेड बाय एच 6.6 इंटू 10⁻⁻34। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आता है 9.87 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। यहाँ पे 9.89 आता है, C/λ वाले के केस में 9.87 आता है। C इक्वल टू होगा 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ 30.39 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। वेवलेंथ को भी SI यूनिट मीटर में लेना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 9.87 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये दोनों लगभग सेम है, लेकिन अगर ऑप्शन में बहुत नजदीक रहे 9.89 भी रहे, 9.8 रहे, 9.85 रहे, तो उस केस में आपको E/h से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये 12/1240 रहता है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहता है। वो जो हम सारा कांस्टेंट का वैल्यू रख के एनर्जी निकाले थे ना, एनर्जी गए थे, तो वहाँ पे 1240 अप्रोक्सीमेट था, एग्जैक्ट 1240 नहीं होता है, लगभग इतना आता है। तो थोड़ा सा अंतर इसलिए आ रहा है, लेकिन इतना नजदीक आंसर कभी रहेगा नहीं ऑप्शन में कि 9.89 भी दिया हुआ है और 9.87 भी दिया हुआ है। तो कभी आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद जो है, जैसे अगर आपको ये सेकंड से 1 ट्रांजिशन का एनर्जी गैप पता है हाइड्रोजन एटम के लिए, ये जो है सेकंड से 1 एनर्जी गैप होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम के लिए। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है -13.6 और दूसरा का है -3.4। तो एनर्जी डिफरेंस इतना हो गया। तो हीलियम प्लस के लिए क्या हो जाएगा, या किसी भी एटम के लिए सेम ट्रांजिशन के लिए इंटू जेड स्क्वायर करते हैं, तो हीलियम के केस में 2 स्क्वायर होगा, तो इंटू 4 ये 40.8 आएगा। तो एनर्जी डिफरेंस, या तो आपको हाइड्रोजन का एनर्जी डिफरेंस पता हो उसी ट्रांजिशन के लिए, तो उसको एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो डायरेक्ट एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। नहीं तो ये वाला फॉर्मूला तो है ही 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये जो करते हैं ये एक्चुअली हाइड्रोजन एटम का ही तो करते हैं, उसको एटॉमिक नंबर से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से, तब आ जाएगा। इसके बाद
नेक्स्ट, ए पार्टिकुलर ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन ए फोटोन विथ वेवलेंथ इक्वल टू इतना नैनोमीटर, फाइंड ट्रांजिशन। तो वेवलेंथ दिया हुआ है इतना, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा उस पार्टिकुलर ट्रांजिशन में, मतलब N2 से N1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो उस केस में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड या एब्जॉर्ब। तो वेवलेंथ पता है, तो एनर्जी हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, तो ये 1240 और डिवाइड बाय 2.5 है, 2.55 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा एनर्जी। तो डेल्टा ई जो है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कौन से ट्रांजिशन में 2.55 एनर्जी डिफरेंस है हाइड्रोजन एटम का। तो अगर एनर्जी गैप वाला ये एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ याद है, तब भी हो जाएगा -13.6 होता है, -3.4 होता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर आप देखिए तो -3.4 और -0.8 इन दोनों के बीच में 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, मतलब ट्रांजिशन जो है फोर्थ और सेकंड के बीच में हो रहा है, फोर्थ से सेकंड के बीच में। अब फोर्थ से सेकंड हो रहा है या सेकंड से फोर्थ हो रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि फोटोन इमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। इतना वेवलेंथ वाला फोटोन अगर एब्जॉर्ब हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो सेकंड से फोर्थ में जा रहा होगा। अगर इतना फोटोन वाला इतना वेवलेंथ वाला फोटोन अगर इमिट हो रहा होगा, तो फोर्थ से सेकंड में ट्रांजिशन होगा, मतलब ट्रांजिशन जो है 2 और 4 के बीच में हो रहा है। इसके बाद सम बेसिक डिफिनीशन, तो कुछ बेसिक डिफिनीशन है उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट डिफिनीशन है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं, किसी भी एटम के फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इट इज द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के अलावा जितना ऑर्बिट है सब एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। रेस्ट ऑल ऑर्बिट अदर देन ग्राउंड स्टेट, जैसे n इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, ये सब एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। तो अगर पूछा जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपका सेकेंड ऑर्बिट होगा, मतलब n इक्वल टू 2। सिमिलरली सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये थर्ड ऑर्बिट होगा, n इक्वल टू 3, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। इसी तरह nth एक्साइटेड स्टेट, तो nth एक्साइटेड स्टेट आपका n प्लस 1th ऑर्बिट होगा। अगर पूछा जाए फिफ्थ, तो n इक्वल टू 6, सिक्स ऑर्बिट जो है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। जैसे फर्स्ट तो एक ज्यादा है, सिमिलरली सेकेंड तो एक ज्यादा है, तो nth, तो n प्लस 1th ऑर्बिट होगा। इसके बाद स्टेशनरी ऑर्बिट, तो स्टेशनरी ऑर्बिट का तो डिफिनीशन बता ही थे, वैसा ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में मूव करे तो अपना एनर्जी लूज ना करे, उस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और बोर्स का एजम्पशन था कि इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी ऑर्बिट में ही मूव करता है। द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन मूव एंड कैन नॉट लूज इट्स एनर्जी इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। इसके बाद है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी ट्रांजिशन, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेजने में कितना एनर्जी रिक्वायर होगा, वही आपका आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। फर्स्ट से इन्फिनिट ऑर्बिट में भेज रहे हैं, लोअर से हाइयर ऑर्बिट में भेज रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तब जाके लोअर से हाइयर एनर्जी में एक्साइट होगा, हाइयर ऑर्बिट में एक्साइट होगा। तो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फोटोन के रूप में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब उतना एनर्जी हमको देना पड़ रहा है, उतना एनर्जी का फोटोन का रिक्वायरमेंट है। तो कितना एनर्जी का जरूरत होगा फर्स्ट से इन्फिनिट में भेजने के लिए, यही आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है किसी भी एटम का। इन्फिनिट का मतलब हो गया कि एटम से बहुत दूर भेज दिए, कहने का मतलब एटम से बाहर ही निकाल दिए इलेक्ट्रॉन को। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसको एटम से बाहर निकालने में कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, वही आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। ऐसे भी आप सोच लीजिए एनर्जी एट इन्फिनिट ऑर्बिट क्या होगा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, एन जो है इन्फिनिट है तो ये 0 हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी होगा -13.6 जेड स्क्वायर। तो एनर्जी डिफरेंस कितना है इन दोनों ऑर्बिट के बीच में, फर्स्ट ऑर्बिट और इन्फिनिट ऑर्बिट में, तो एनर्जी डिफरेंस है आपके पास 0 और -13.6 जेड स्क्वायर।
तो एनर्जी डिफरेंस हो गया 13.6 जेड स्क्वायर का, या फिर एनर्जी डिफरेंस का जो फॉर्मूला था डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 लोअर ऑर्बिट रहता था, n2 हायर ऑर्बिट रहता था। n1 आपका 1 है और n2 इन्फिनिटी है, तो 1/1 स्क्वायर, तो 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर, ये तो जीरो होगा, तो 1 माइनस जीरो, तो 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1, तो ये 13.6 ही होगा एनर्जी डिफरेंस। तो इन दोनों ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस 13.6 है, तो इतना, सॉरी 13.6 जेड स्क्वायर है, तो इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिट ऑर्बिट में भेजने के लिए। तो यही आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, मतलब इतना एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा फर्स्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन, तभी ये आयोनाइज कर सकता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा 13.6 जेड स्क्वायर। डेल्टा ई एनर्जी गैप इन दोनों ऑर्बिट के बीच में, ये होगा 0 माइनस माइनस 13.6। इन्फिनिट का एनर्जी है 0, इसका है माइनस 13.6, तो दोनों का डिफरेंस होगा 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम देखें फॉर्मूला से भी वही आता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा एनर्जी गैप डेल्टा ई इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये 13.6 जेड स्क्वायर होगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा 13.6 इंटू 1 स्क्वायर, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एटम के केस में फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन का जरूरत पड़ेगा, मतलब वैसा फोटोन जिसका एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, वो अगर स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम से बाहर चला आएगा। बाहर चला आया मतलब इन्फिनिट ऑर्बिट में चला गया, बहुत दूर चला गया, इतना दूर चला गया कि एटम से बाहर ही निकल जाता है। इसी तरह से हीलियम के लिए 13.6 इंटू 4 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से एटम से बाहर निकालने में। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहले रहेगा, उसको एटम से बाहर निकालना है, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। सिमिलरली कोई भी एटॉमिक नंबर जेड का आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। इसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय व्हिच एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट इज एक्सिलरेटेड सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे है तो उसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, ताकि इसका काइनेटिक एनर्जी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो जाए। तो एक पॉइंट आप लोग को पता होगा, पीछे के लेक्चर में बताएं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के टाइम, कि अगर इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सिलरेट करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो है v इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंक्रीज कर जाता है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल करना है, मतलब 13.6 जेड स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल करना है, मतलब 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना है। तो अगर v वोल्ट से एक्सिलरेट करते हैं तो v इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। तो अगर 13.6 जेड स्क्वायर इतना वोल्ट से एक्सिलरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो इसका काइनेटिक एनर्जी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंक्रीज कर जाएगा। तो यही तो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, कितना पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करें ताकि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो जाए। कंडीशन है कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे, मतलब 0 से इतना इंक्रीज करना है, तो इतना आयोनाइजेशन पोटेंशियल से आपको एक्सिलरेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इतना वोल्ट से आपको इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करना पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर वोल्ट। तो इतना वोल्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का। अब ये किस एटम के अंदर है उसके अकॉर्डिंग आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालिएगा। हर एटम का एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद एक्साइटेशन एनर्जी, तो एक्साइटेशन एनर्जी होता है कि फर्स्ट ऑर्बिट से nth ऑर्बिट में एक्साइट कराने में कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, यही एक्साइटेशन एनर्जी कहलाता है। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ nth स्टेट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू nth स्टेट, ग्राउंड स्टेट टू nth स्टेट। तो फर्स्ट से nth में इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने में जो एनर्जी रिक्वायर होगा, ये जो है
nth स्टेट का एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगा। ट्रांजिशन हमेशा फर्स्ट से एन में होगा। अब एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट या एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ये सभी सेम थिंग है। सब में ट्रांजिशन फर्स्ट से सेकंड में होगा। सेकंड स्टेट मतलब ग्राउंड से सेकंड में जाएगा, मतलब 1 से 2 ट्रांजिशन। एक्साइटेशन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी सेकंड ऑर्बिट होता है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एक्साइटेशन एनर्जी होगा फर्स्ट से सेकंड में ट्रांजिशन। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी भी यही है कि फर्स्ट से सेकंड में ट्रांजिशन, तो ऑल आर सेम थिंग। और फर्स्ट से सेकंड में जब भी ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी होगा 10.2 इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस इंटू जेड स्क्वायर। अब कोई भी एटॉमिक नंबर है तो उसका एटॉमिक नंबर लिख लीजिए, तो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा उस एटम का फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में। ऐसे भी 13.6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 इंटू जेड स्क्वायर, ये जो है 10.2 आएगा इंटू जेड स्क्वायर। तो ये जो है एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। किसी भी एटम का आप इस फॉर्मूला से एक्साइटेशन एनर्जी निकाल सकते हैं फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट का। सिमिलरली अगर फर्स्ट से nth ऑर्बिट, तो यहाँ 1 अपॉन n1 तो 1 ही होगा, 1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, तो 13.6 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, मतलब फर्स्ट से nth ऑर्बिट में जा रहा है तो n2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इससे आप निकाल सकते हैं एक्साइटेशन एनर्जी 13.6 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, जहाँ पे n जो है ट्रांजिशन है, nth स्टेट मतलब फर्स्ट से nth में ट्रांजिशन हो रहा है। ये 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फॉर्मूला से आप nth स्टेट का एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एटम के लिए। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या ट्रांजिशन होगा? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होता है फर्स्ट से सेकंड में ट्रांजिशन, तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी होगा फर्स्ट से थर्ड में ट्रांजिशन, तो फर्स्ट से थर्ड में ट्रांजिशन होगा सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। nth एक्साइटेशन एनर्जी, तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी के लिए फर्स्ट से थर्ड में, तो nth के लिए फर्स्ट से nth प्लस 1th ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा। ऐसा नहीं कि nth एक्साइटेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट से nth में ट्रांजिशन, फर्स्ट से n प्लस 1th में ट्रांजिशन होगा nth एक्साइटेशन एनर्जी के लिए। और एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ nth स्टेट का फॉर्मूला ये वाला होगा, एनर्जी गैप बिटवीन फर्स्ट एंड nth स्टेट, फर्स्ट टू nth स्टेट का एनर्जी गैप, तो ये हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर। n1 आपका n है और n2 n है, सॉरी n1 1 है और n2 n है, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन है कैलकुलेट थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ Li2 प्लस। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड मतलब फर्स्ट से फोर्थ ऑर्बिट में ट्रांजिशन। nth में क्या होता है? n प्लस 1th में ट्रांजिशन, nth एक्साइटेशन एनर्जी में n प्लस 1th, तो थर्ड में n प्लस 1th, तो 3 प्लस 1 फोर्थ में ट्रांजिशन होगा, तो डेल्टा ई होगा फर्स्ट से फोर्थ। हाइड्रोजन एटम का जो ट्रांजिशन है इनटू जेड स्क्वायर, तो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट से फोर्थ में ट्रांजिशन होता है, सॉरी एनर्जी डिफरेंस होता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट माइनस 13.6, फोर्थ ऑर्बिट 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो एनर्जी डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू जेड स्क्वायर, ये जो है एनर्जी डिफरेंस ऑफ Li2 प्लस का आ जाएगा फर्स्ट से फोर्थ ट्रांजिशन के लिए, तो 12.75 इंटू जेड, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो 3 स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिफरेंस है, यही जो है एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगा। या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाइए 13.6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, तो ये जो है 13.6 इंटू 15 अपॉन 16, ये 12.75 ही आएगा इंटू 9, तो यहाँ से थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी आ गया 12.75 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद जो है अगले लेक्चर में भी बेसिक डिफिनीशंस को ही कंटिन्यू कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।